वेलकम डियर अनंत राज यूट्यूब पॉइंट में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग जो है मैकेनिक्स के यूनिट 1 का लेवल 1 का क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन होगा। ठीक है, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। ये हम लोग पहले भी कई बार ये क्वेश्चन को किए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी जैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा बॉडी होता है जिस पे हम लोग अगर लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शंस के बारे में चर्चा की गई है, तो ये बहुत पहले से हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। हाँ, ये हमारा नया क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। ये हम इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है फोर्स का, वो होता है आपका किलोग्राम फोर्स, या फिर एलवी वेट, या फिर ग्राम वेट। ठीक है, आप जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, अगर हम एफपीएस सिस्टम में बात करें तो एफपीएस सिस्टम में आपका एलवी वेट होता है आपका। ठीक है, इसके बराबर होता है आपको एक एलवी वेट बराबर 32.2 पौंडाल के बराबर होता है। ठीक है, 32.2 पौंडाल के बराबर होता है। पौंडाल भी जैसे हमारा सीजीएस यूनिट होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट यूनिट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट की, तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है हमारा एलवी वेट होता है। ठीक है, और 32.2 पौंडाल भी आपका ग्रेविटेशनल यूनिट होगा। कोई भी आप एब्सोल्यूट यूनिट में जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो होगा वो किलोग्राम फोर्स हो जाएगा एसआई यूनिट में। यानी कि अगर हम बात करें एसआई यूनिट में, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है हमारा वो होता है केजीएफ। यही आपका एमकेएस यूनिट भी होता है केजीएफ। ठीक है, एसआई यूनिट में केजीएफ होता है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और ये आपको बराबर होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में आपका जो है वो हो जाएगा, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका आपका जो है होता है ग्राम वेट या ग्राम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो यूनिट होगा वो होता है 981 डाइन के बराबर, जो आपका ग्रेविटेशनल यूनिट होता है 981 डाइन, या कह सकते हैं, या फिर ग्राम वेट कह सकते हैं, या ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। यानी कि जो आपका सीजीएस यूनिट होता है, या फिर आपका ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें, तो वही एब्सोल्यूट यूनिट को ही हम लोग क्या करते हैं कि जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो वो हमारा जो है ग्रेविटेशनल यूनिट आ जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट को अगर आप जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका ग्रेविटेशनल यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है किलोग्राम फोर्स जो है ये आपका ग्रेविटेशनल यूनिट है। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में, और पौंडाल जो है ये आपका एब्सोल्यूट यूनिट होता है किसमें, तो ये आपका एफवीएस सिस्टम में होता है। ठीक है, और डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट होता है आपका, एब्सोल्यूट यूनिट होता है ये, और ये आपका जो है न्यूटन, ये एसआई और एमकेएस दोनों होता है एब्सोल्यूट सिस्टम में। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है आपका किलोग्राम होता है एमकेएस और एसआई दोनों सिस्टम में। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन। यानी कि मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग जैसे बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड। यानी कि ये आपका जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर जो है आपका काइनेमेटिक्स होता है। इसमें हम लोग बॉडीज़ के पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी की जाती है। इसमें फोर्स जो है एक्सक्लूड रहता है, फोर्स इसमें शामिल नहीं रहता है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, फोर्स आपका शामिल नहीं रहेगा इसमें, जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स ऑफ मोशन जो है शामिल रहेगा, फोर्स शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इनमें से कौन जो है से आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात किए हैं। वो हमारा एनर्जी जो है से आपका स्केलर हो गया, और मास जो है से वो भी आपका स्केलर हो गया, वर्क जो है वो भी आपका स्केलर हो गया, फोर्स जो है से आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, मास, एनर्जी, वर्क, ये सब जो से आपका स्केलर क्वांटिटी है। पावर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो हम लोग ये सिंपल यूनिट है, मास का ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम होता है, और ये ग्राम जो है सीजीएस यूनिट होता है, और एफपीएस यूनिट जो है पाउंड होता है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। ये आपका सीजीएस यूनिट होता है, और पाउंड जो है आपका एफपीएस यूनिट होता है। ठीक है, और किलोग्राम जो है आपका ऐसा यूनिट होता है, या एमकेएस यूनिट होता है, दोनों। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ मास, तो ये तीनों के तीनों आपका यूनिट ऑफ मास कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है आपका आंसर सही होता अगर सिर्फ पूछा जाता यूनिट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी, यानी एक फोर्स का कंपोनेंट इसके राइट एंगल डायरेक्शन पे कितना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्स F है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट अगर किसी डायरेक्शन में आप निकालते हैं जिससे अगर थीटा एंगल बनता है, तो यहाँ से हम लोग जो है 90 डिग्री डाल देते हैं, और ये वाला जो है आपका कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है F cos थीटा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि राइट एंगल, तो राइट एंगल में आपका थीटा की जो वैल्यू है वो आपको 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम लोग जो है इसको कहेंगे कि F cos 90 डिग्री हमारा कंपोनेंट होगा। तो cos 90 का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, तो ये टोटल को 0 कर देगा, यानी कि कंपोनेंट जो है किसी भी फोर्स का कंपोनेंट उसके राइट एंगल पे, यानी कि अगर फोर्स F इधर है और इसके अगर राइट एंगल पे आप कंपोनेंट लेते हैं तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी। अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस एक सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है सबका सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहने के कारण से ये सारे फोर्स जो से क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन पे हैं। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस जो है कोलिनियर फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कोलिनियर फोर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं किसे, अब अगर ऑप्शन पढ़ते हैं आप, तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, तो ये कोप्लेनर पैरेलल फोर्स भी हो जाएंगे, लेकिन सबसे अगर प्रिसाइज अगर आंसर है तो वो है आपका कोलिनियर फोर्सेस है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी भी आपका गलत नहीं है, वो आपका सही है, क्योंकि पैरेलल तो है सब, और कोप्लेनर भी है। अगर एक लाइन में अगर कोई सारे फोर्स लगते हैं तो वो जैसे एक प्लेन में होंगे, तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस भी हो जाएंगे। लेकिन इसका जो सुटेबल आंसर है वो आपका कोलिनियर फोर्स है, उसके लिए एक वर्ड जो है इस्तेमाल होता है कोलिनियर फोर्स, तो उसको आप जैसे टिक आउट करेंगे, ये सुटेबल वर्ड है, इसके कारण से इसको जो है हम लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज, यानी कि उस प्रोसेस को क्या हम नाम देते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन फाइंड आउट करना, ठीक ना, रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन फाइंड आउट करना। लेकिन यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब भी हम जब भी निकालते हैं तो उसमें हमारा रिजल्टेंट ही फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका एक वर्ड जो है से एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है से आपको रिजल्टेंट या फिर कहें एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जब आप निकाल रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, दो फोर्स का कंपोजिशन निकाल रहे हैं, तो इसका जो एक वर्ड होगा वो कंपोजिशन होगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बी जो ऑप्शन है वो भी गलत नहीं है, वो भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल है वो आपका डी है, यानी कंपोजिशन। अब आते हैं फोर्सेज आर कॉल्ड कनकरेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट इन,
फोर्सेस जो है से कंकरेंट कब कहलाते हैं, कंकरेंट फोर्स कब कहलाते हैं, जब उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, जब एक पॉइंट पे मीट करेगा तब वो फोर्स क्या कहलाएगा, कंकरेंट फोर्स कहलाएगा। वो फोर्स क्या कहलाएगा, कंकरेंट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो है से एक पॉइंट से यानी सिंगल पॉइंट से पास होता हुआ आपको दिखेगा। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे आकर के मिलता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग जैसे कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। ये हमारा जो है सिस्टम कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कहलाएगा। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्सेज आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाई इन द, कह रहा है कि फोर्सेज जो है कब कोप्लेनर कहलाएगा, तो कोप्लेनर तब कहलाता है जब उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक प्लेन में हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक प्लेन में लाई करते हो। ठीक है, तो ये सारे फोर्स कैसे कहलाएंगे, कोप्लेनर फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा हमारा कि 1 प्लेन, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लेन। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किसी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पे किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कोई बॉडी अगर है तो इस पे जो इफेक्ट है इसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, और पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन से ये लग रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका ऑप्शन सही है और तीनों पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज, कहता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के हिसाब से जो आप ऑप्शंस को पढ़ करके देखें कि इनमें कौन सही है। ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन बॉडी, यानी कि फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पे कैसा होगा। ठीक है, कहता है कि मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, ये आपका अल्टर है, ऐसा कुछ बातें नहीं होती हैं। डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये भी बात गलत है। द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये बात सही है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इसको अगर ट्रांसफ़र किया जाए किसी भी पॉइंट पे, इस फोर्स को, एफ फोर्स को इधर भी आप लगाएंगे तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ई कर रहा था, ये आपका इधर वाला कर रहा था, वही इफेक्ट इधर लगाने से भी करेगा। यानी पुशिंग या पुलिंग फोर्स लगाने से आपका इफेक्ट सेम दिखेगा। आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम होना चाहिए, साथ में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, तब जो है आपको सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, द सेम एट एवरी पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर हमारा कहता है द यूनिट विच आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, फोर्स का जो हम लोग यूनिट है, ये फोर्स का या किसी भी चीज़ का यूनिट जो है हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर आप ग्रेविटेशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो किसी किसी बुक में जो है आंसर आपको किया हुआ रहता है वो ग्रेविटेशनल यूनिट पे ही ज़्यादा किया हुआ रहता है। तो जब भी आपको किसी बुक का अगर आंसर मैच नहीं कर रहा होता तो आपको ज़्यादातर उसमें आप जी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे या जी से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है मैच कर जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल यूनिट पे ज़्यादा काम कर रहा होता है कोई बुक। ठीक है, तो हम लोग जो है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग जो है ग्रेविटेशनल यूनिट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटिटी which are affected by its direction in calculation एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वैसी क्वांटिटी जो उसके डायरेक्शन के कारण से, यानी कि अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन के कारण से उसके कैलकुलेशन में जो है से अफेक्ट होता है, यानी कि वो डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाता है उसका। ठीक है, यानी जनरल कैलकुलेशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें आप स्केलर को देखेंगे तो ये सिंपल कैलकुलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर जो है ये आपका डायरेक्शन होने की वजह से ये क्वांटिटी जो है से डिफरेंट कैलकुलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसका एडिशन भी अलग होता है, सब्सट्रैक्शन भी अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन भी इसका अलग होता है। ठीक है,
तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमारा द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट इज कॉल्ड। दो सक्सेसिव इवेंट के गैप को मेजर करता है हमारा टाइम। टाइम से ही हम लोग जान पाते हैं कि पहले क्या घटना घटी, अब क्या हुई और आगे क्या होगा। इसी से हम लोग जैसे किसी इवेंट को रिलेट कर करके याद रख पाते हैं। तो दो इवेंट के बीच का जो गैप होता है वो आपको टाइम कहलाता है। ठीक है, टाइम कहते हैं उसको हम लोग। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका जो इसमें अगर थोड़ा और देख लें, लेंथ, मास, वेट, टाइम, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके। लेंथ, मास, वेट, टाइम जैसे सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सेप्ट है। वहीं रिजिड बॉडी जो होता है आपका एजम्पशंस होता है, पार्टिकल आपका एजम्पशंस होता है। ठीक है, कंटिन्यूम जैसे आइडियलाइजेशन होता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग एंड एंगल थीटा। दो फोर्सेस जो F1 F2 है और ये किसी एंगल पे लग रहा है जिसका एंगल है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू कॉस F2 इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, 2F1 F2 कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें आपका रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 17 नंबर में द स्टेटमेंट फॉर इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस इज जीरो इज नोन एज। यानी कि किसी अगर मान लेते हैं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में वो है, तो इस पे अगर बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं डिफरेंट, तो ये सारे फोर्सेस का सम जो है ना, ये सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए और साथ ही साथ जैसे इस पे जो टोटल मोमेंट है वो भी आपका जीरो होना चाहिए। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज इज जीरो। तो ये आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करते हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट निकालेंगे तो वो आपका वैल्यू क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो आपका जीरो वैल्यू देगा। और इस नियम को जैसे हम लोग जानते हैं किस नियम के नाम से, तो लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से जानते हैं इसको। हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंट्स के नाम से जानते हैं। मोमेंट जो होता है ये आपका हम लोग इसके बारे में बात किए थे पहले भी। मोमेंट्स जो होता है ये आपका बाउंड वेक्टर होता है। मोमेंट्स जो होता है ये आपका बाउंड वेक्टर होता है। लेकिन पिछले वीडियो में जो हम एक शायद हम क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाए थे, ये आपका कपल वाला, कपल जो है कपल मोमेंट के बारे में बात कर रहा था और हम जो है सिर्फ मोमेंट को लेकर के सोच रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि वो आपका बाउंड वेक्टर होता है। कपल जो है बाउंड वेक्टर नहीं बल्कि जो है मोमेंट आपका जो है वो बाउंड वेक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें आपका लिखा हुआ था कपल मोमेंट, इसीलिए हम उसमें जो है बाउंड वेक्टर लगा दिए थे। जबकि कपल जो है वो आपका फ्री वेक्टर होता है। कपल जो है आपका फ्री वेक्टर होता है और मोमेंट जो होता है वो आपका बाउंड वेक्टर होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है आपका बाउंड वेक्टर है, तो फोर्स के कारण से वो जब मोमेंट लगता है तो वो आपका बाउंड वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब फ्री वेक्टर करने का मतलब है कि वो किसी भी बॉडी पे लग कर करके वो उसको रोटेट करवा सकता है। ये कपल का काम होता है। ठीक है, तो कपल जो है आपका फ्री वेक्टर होता है और मोमेंट जो है ये आपका बाउंड वेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपका जैसे लॉ ऑफ मोमेंट सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 17 का डी आपका सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 18 का देखें, क्वेश्चन नंबर 18 को, तो इसमें कहता है कि कपल इज अ, हाँ, फिर इस क्वेश्चंस को इसीलिए शामिल किए कि हम जो पहले वाले वीडियो में हमने जो गलती की है उसको हम इसमें सुधार सकें। इसमें आपका कपल कहा जा रहा है। ठीक है, कपल, तो कपल जो है ये आपका फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, ये मोमेंट अगर बात किया जाए, मोमेंट अगर बात किया जाए तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे ये आपका बाउंड वेक्टर होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ये बाउंड वेक्टर होता है। जबकि कपल अगर बात किया जाए तो कपल आपका जैसे फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
ये आपका जो है फ्री वेक्टर होता है, इसके कारण से बॉडी में जो है रोटेशन होने लगती है। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी पे एक्ट हो सकता है और उस पे रोटेशन करवा सकता है, तो ये आपका फ्री वेक्टर होता है। अब अगर हम बात करें एक कपल प्रोड्यूस, यानी 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें कहा गया है कि एक कपल प्रोड्यूसेस ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशन मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर कहें कि कपल जो है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशंस को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ट्रांसलेटरी मोशंस को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि कपल जो है वो आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है। तो जब आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो इस पे टोटल फोर्स जो है जीरो हो जाता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। तो इसमें जो है ट्रांसलेशन मोशन नहीं आ सकता है, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशंस के लिए आपको फोर्स जो है कुछ होना चाहिए, तब वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है, तो ट्रांसलेशन तो नहीं करेगा बट बॉडी को रोटेट करवा पाएगा। ये जो है आपका बॉडी को रोटेट करवा पाएगा, तो रोटेशनल मोशन आपको ये दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करवा सकता है, तो रोटेशन मोशन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर पे। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इस तरह से फोर्स आपको बहुत सारे अलग अलग जो है लग रहे हैं, तो ये सारा जो है ना, इसको हम लोग अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इन लोग को हम लोग क्या करते हैं कि इसे आप तोड़ करके, यानी कि एक्स और वाई के डायरेक्शन में जो है इसका कंपोनेंट निकाल कर करके आप जो है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ वाई आ जाएगा, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उस सब को जोड़ देंगे आप, और वाई के जो डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे सब को जोड़ देंगे। तो इसमें हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जब रिजल्टेंट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब आप निकाल रहे होंगे तो उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये आपका कट जाएगा। अब आते हैं तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए नंबर, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 20 नंबर। कहता है कि इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस इट में, यानी कि अगर आप किसी बॉडी पर बहुत सारे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है बॉडी को रोटेट करवा सकता है उसके अपने थ्रू, यानी कि कपल डेवलप कर सकता है विदाउट मूविंग, या फिर मूव इन एनी वन डायरेक्शन भी ये कर सकता है। बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, यानी रेस्ट में भी हो सकता है, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो रेस्ट में भी हो सकता है। मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, यानी कि ये भी हो सकता है कि से वो किसी डायरेक्शन में मूव करने लगे बिना रोटेशन के। ठीक है, तो ये चारों पॉसिबिलिटी है, इसमें चार के चारों ऑप्शन जो है सही के सही दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो ऑप्शन एक ही चूज करना है, तो आप अब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इसे क्या इसमें कॉमन चीज़ें और कौन सा ऑप्शन जो है अनकॉमन है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी मूविंग की बात की गई है, इसमें भी मूविंग की बात की गई है, इसमें भी मूविंग की बात की गई है, लेकिन इसमें जो है आपका रेस्ट की बात की गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन से डिफरेंट है। ठीक है, पॉसिबल तो आपको चारों है, क्योंकि आपको इसमें ये नहीं कहा गया कि से डिफरेंट फोर्स जो लग रहे हैं, नॉन कंकरेंट जो फोर्स लग रहे हैं वो कितने, उसका रिजल्टेंट के बारे में आपको नहीं बताया कि रिजल्टेंट आपका जीरो है या नहीं है। तो हम लोग जैसे ये नहीं कह सकते, अगर रिजल्टेंट जीरो होता तो वो बॉडी मूव नहीं करता, ये बात हम कह सकते थे। लेकिन
अगर रिजल्टेंट 0 नहीं है तो ये आपका रोटेट भी कर सकता है, आपका मूव भी कर सकता है, किसी एक डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, या फिर मूव करते हुए रोटेट भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जो है आपको ये 4 जो ऑप्शन है इसमें सब में आपको मूविंग का जो ऑप्शन है दिया गया है, यानी कि मूविंग का कंडीशन दिया गया है। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ कंप्लीटली एट रेस्ट दिया गया। तो ये चारों ऑप्शन से भिन्न ऑप्शन यानी कि डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। इसीलिए जो है सी आपका सही आंसर होना चाहिए, सुटेबल आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ए चुनते हैं तो फिर दूसरा कोई बोल सकता है कि से बी फिर क्यों नहीं हो सकता है, फिर डी क्यों नहीं हो सकता है। तो ये आपका पॉसिबल आपको चारों है, लेकिन चारों में जो डिफरेंट है वो है रेस्ट। वो क्यों? क्योंकि बाकी सब में आपको मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इसमें मोशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है मेरे हिसाब से ये डी जो है सी जो है से वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है तैयारी करते रहें। अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।